अनलॉक 3 में जिम खुलने से जिम मालिकों और जिम करने वालों ने जाहिर की खुशी। केंद्र सरकार का किया शुक्रिया। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग करेंगे जिम। पिछले करीब 5 महीने से बंद हैं जिम। राखी के त्योहार को लेकर बाजारों में सन्नाटा। राखी, कपड़े, मेहंदी की दुकानों पर ग्राहक नहीं, दुकानदार परेशान। बरसात के मौसम में सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर। महिलाओं को घर चलाने में हो रही है दिक्कत। कोरोना की वजह से वैसे भी कमाई का जरिया नहीं है। विश्वासनगर में दुकानदारों को निगम के फंड से बांटे गए हरे और नीले डस्टबिन। दुकानदारों को फेस शील्ड और मास्क में पूर्व मेयर ने दिए। कोरोना को लेकर बढ़ते जा रहे हैं सारे एहतियात। और जगतपुरी में पब्लिशर का कहना है स्कूल बंद होने पर किताबों की हो रही है कम खरीदारी। दुकानों पर किताबों का है पूरा स्टॉक, पर खरीदार नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस अनलॉक 3 में जिम को खोलने की इजाजत दे दी गई है। पिछले लगभग 5 महीने से कोरोना की वजह से जिम बंद पड़ा है, लेकिन अनलॉक 3 में 5 अगस्त से दिल्ली में नियमों के साथ जिम खोलने का ऑर्डर दिया गया है। जिम खुलने से काफी जिम वालों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि घर पर साइकिलिंग करने और एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट नहीं रह पाती थी। जिम में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। कोरोना को लेकर सभी को जागरूक करते रहेंगे। समय समय पर जिम को सैनिटाइज भी किया जाएगा। परमिशन दे दी गई वो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इससे बेनिफिट तो ये है कि जो जिम्स ओपन करेगा उससे लोगों की जो फिजिक्स डाउन होती जा रही थी धीरे धीरे, वो दोबारा से रिकवरी पे आएंगे। लोग जो घर के अंदर बंद थे, वर्कआउट के नाम पे कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो जिम आके दोबारा से वर्कआउट स्टार्ट कर पाएंगे। और इन फ्यूचर अनलॉक 3 के अंदर ओपन में, जैसे कि मेट्रो, आपको पता है कि मेट्रो ओपन नहीं की गई है, तो अच्छी बात है कि नहीं करेगी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितने ज़्यादा यूज़ करा जाएगा उससे ही कोरोना का फैलने का खतरा ज़्यादा ही है। मेनली तो बेनिफिट है, बिकॉज अगर ज़्यादा ही कर देंगे तो इन केस अगर 0.1% भी अगर कोई पर्सन पॉजिटिव होता है तो उन 10 से 15 बंदे जो भी आते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है उस चीज़ के लिए। इससे बेटर है कि स्टार्टिंग करी है तो 10 से ही ठीक है, कोई बात नहीं। इन फ्यूचर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद वो पर्सन बढ़ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जिम के बारे में अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा लास्ट मार्च से लॉकडाउन हो गया, तो काफ़ी लोग जैसे जो घर पे जो लोग बैठे हुए हैं, वेट गेन कर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस होता है, उसमें लोग और ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो वेट गेन हो रहा है। तो बॉडी फिजिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में लाइफ में। तो जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लोग काइंड ऑफ वर्क प्लेस है जहाँ पे लोग फिट होते हैं। बहुत ज़्यादा खुशी है, लोग ने ट्विटर स्टार्ट कर दिया है जिम के लिए। तो जिम तो खुल रहा है, बट हमें थोड़ा अपने हेल्दी हाइजेनिक रूटीन वहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे लाइक सैनिटाइजेशन हो गया, वहाँ पे फिर भीड़ इकट्ठा नहीं हो, गैदरिंग नहीं हो एक प्लेस पे, तो वो देखना पड़ेगा। जिम की क्या स्पेस कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग लोगों को जाना चाहिए वहाँ पे। ज़्यादा अच्छा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। अगर पॉसिबल है तो घर पे भी एक्सरसाइज करें, अगर जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो वही जाएँ, जिम जाएँ फिट होने के लिए। 5 तारीख से जिम खुल रहे हैं, काफ़ी खुश सुन रहे हैं। मैं नहीं, सब काफ़ी सारे जिम लेवर खुश हैं काफ़ी सुनने से, और काफ़ी टाइम के बाद हमें फिर से जिम जाने का मौका मिलेगा। और मेरा यही कहना है सबसे कि जिम आए तो सभी केयरफुली से आए, घर से फेस मास्क लेकर आए और साथ में हैंड सैनिटाइजर जो लाए। और दिक्कत ये आई है कि बॉडी सारी वीक हुई है पहले से, और हम लोग डाइट भी फॉलो नहीं कर पाए जिम की वजह से। और आने वाली दिक्कत ये है कि फिर से हम सेम वेट लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा सेट होने में बॉडी। राखी के त्योहार का हम सब के जीवन में विशेष महत्व होता है। हर साल इस त्योहार को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ भाई बहन मनाते हैं और ये त्योहार बस आने ही वाला है। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से हालात खराब हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से बाजारों में रौनक नहीं है। राखी की दुकानों पर खरीदार नहीं है। कपड़े और मेहंदी वाले भी खाली बैठे हैं। दुकानदारों का कहना है कि हर साल राखी के त्योहारों पर खूब खरीदारी हुआ करती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से काम बिल्कुल बंद है। दुकानदारों का कहना है घर चलाने में परेशानियां हो रही हैं। घर के खर्च और दुकान के खर्च तक नहीं निकल पा रहे हैं।
रौनक बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो एजुकेटेड है, वो सारे के सारे प्रिकॉशन ले रही है कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज़ करना है, और बाज़ार में अननेसेसरी आने को अवॉइड करते हैं कि अननेसेसरी बाज़ार में नहीं आना। अब जैसे रक्षाबंधन है, हमारे ये त्यौहार ऐसा है जो सालों से चलता आ रहा है और इस त्यौहार को तो मनाना भी है, लेकिन अंदर से सारी बहनें टूटी पड़ी हैं। राखी खरीदते वक्त वो पैसे को भी देख रही है कि कम से कम पैसों में राखी खरीदी जाए। पहले क्या होता था, वो आती थी, वो अपने लिए भी एक ड्रेस खरीदती थी, अपने भाई के बच्चों के लिए भी ड्रेस खरीदती थी, भाभी के लिए भी कोई ड्रेस खरीदती थी, एक रक्षाबंधन सही तरीके से मनाया जाता था। आज मजबूरी हो गई है, मजबूरी में रक्षाबंधन बन रहा है, शौक से नहीं बन रहा। 90% डाउन हो गई, मैं बताता रहा हूँ आपसे। मेरे को 5 साल हो गए राखी काम करते हुए, हर साल आता हूँ यहाँ पे, लेकिन इस बार 10% काम है बस। सेल तो नॉर्मल ही है, राखी की जैसी होनी चाहिए वैसी है। राखी तो असल में बिकेगी, जो नहीं जा रहा है घर पे बांधने वो भिजवा रहा है, नहीं तो लोग जा भी रहे हैं। त्यौहार कोई नहीं कम होगा, त्यौहार तो सब रहेंगे, बढ़िया रहेंगे त्यौहार। पिछले साल के मुकाबले उतने तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छी है, सेल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो कोई भी चीज़ लास्ट ईयर जितनी तो नहीं होगी ना, कोई नॉर्मल काम ही लास्ट ईयर जितना नहीं है। फ़र्क तो है लेकिन उतना फ़र्क नहीं है, सही है काम। अभी नहीं निकल रहा सर, इक्का दुक्का ग्राहक आ रहा है, बाकी कोई नहीं आ रहा। पिछले साल के मुकाबले तो कुछ है ही नहीं अभी। केंद्र सरकार ने बुधवार को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति लागू होने से अभी तक चला आ रहा स्कूल एजुकेशन सिस्टम और कॉलेज विश्वविद्यालय में चल रहा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी का सिस्टम काफ़ी बदल जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन करने के लिए कई बदलाव किए गए हैं। अब उनके प्रदर्शन को 3 स्तर पर परखा जाएगा। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा, उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर दाखिला दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा सचिव ने बताया कि बच्चों के रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड की बात कही गई है। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा ताकि जब बच्चा 12वीं कक्षा में निकलेगा तो उसके पास पूरा पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा पारदर्शी और ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इस पर हमने पूर्व दिल्ली के तमाम लोगों से बात की। साथ ही साथ आपको बता दें, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री नरेंद्र नाथ और टीचर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिसे लागू किया गया है और इस वर्ष या अगले वर्ष से ये पूरे देश भर में समानता से लागू होगी और सभी राज्यों को इसी के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा देनी होगी। इसके अंतर्गत अब 10+2 सिस्टम की बजाय 5+3+3+4 इस प्रकार से एक बच्चा 15 वर्ष में ग्रेजुएट हो जाएगा और स्किलफुल ग्रेजुएट होगा, क्योंकि 6ठी कक्षा से ही बच्चों को वोकेशनल कोर्स पढ़ाया जाएगा, कोई भी एक उसकी इच्छा के अनुसार। इसी के साथ लाइफ एजुकेशन, जिसमें कि बच्चा मनोरंजन के साथ शिक्षा ग्रहण करेगा अपने आनंद के साथ, और कक्षा 1 से ही अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही बच्चे को शिक्षित किया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश एक विषय के रूप में पढ़ाए जा सकते हैं केवल, लेकिन बच्चे की जो पढ़ाई शुरू होगी वो उसकी मातृभाषा में ही शुरू होगी। तो ये एक अच्छा कदम है। केंद्र की सरकार ने पुरानी शिक्षा नीति को बदलकर नई शिक्षा नीति लाने का फैसला किया है। कोई भी चीज लाने से पहले मैं समझता हूं उसके ऊपर पूरा डिस्कशन होना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होना चाहिए, असेंबलीज के अंदर प्रदेशों की वहां डिस्कशन होना चाहिए, और बच्चों के पेरेंट्स से, एजुकेशनिस्ट से सबसे पूछ के उसकी सेमिनार करके अच्छी तरीके से फैसला करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगर बच्चों का 1 साल भी ज्यादा लगता है तो बच्चों को महसूस होता है कि मेरा 1 साल ज्यादा फालतू में खर्च हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए पूरा डिस्कशन करने के बाद उसको लागू करना चाहिए, क्योंकि पहले जल्दबाजी में कोई भी चीज लागू कर दी जाती है तो उसमें बदलाव किया जाता है। इसमें मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर पूरी तरीके से विचार करके, डिस्कशन करके, सेमिनार करके, सबके व्यूज लेकर तब शिक्षा नई नीति को लागू करें।
बरसात की वजह से सब्जियों के दाम सातवें आसमान पर हैं। सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से महिलाओं को घर चलाने में परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। सब्जी वालों का कहना है कि दाम बढ़ने की वजह से लोगों ने सब्जियां खरीदना कम कर दिया है। टमाटर, आलू, मटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि कोरोना की वजह से वैसे भी काम धंधे नहीं हैं, जॉब चली गई हैं, हाफ सैलरी मिलती है और इस तरह से बढ़ रहे सब्जियों के रेट से घर के बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। सरकार को इस तरह से बढ़ रही महंगाई को लेकर ध्यान देना चाहिए और इस पर रोक लगानी चाहिए। सब्जियां इतनी तेज़ी से उनके रेट बढ़ रहे हैं, जैसे आलू है, टमाटर है या बाकी हरी सब्जियां भी हैं, उनके रेट बिल्कुल आसमान छूते जा रहे हैं। जैसे आलू के रेट ही ले लो आप, 40-50 के बीच में है पर केजी। ऐसे ही टमाटर है 60-70 के बीच में है और बाकी हरी सब्जियों के रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इससे हमारे किचन के बजट पे तो बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ये लगभग 2 गुना 3 गुना हो गए हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी कोरोना काल की वजह से सभी की सैलरी भी हाफ हो गई है। जो प्राइवेट काम करने वाले हैं वो भी लगभग बंद ही हैं। तो असल में स्थिति जो इकोनॉमिकली है वो तो हमारी घर की बहुत ही ख़राब हो गई है। तो हम लोग बहुत परेशान हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब जैसे रेट बढ़ रहे हैं तो हमें हर चीज़ को सोच समझकर ही खरीदना पड़ता है। अब जो चीज़ हम पहले फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे उसको बहुत वाइजली यूज़ कर रहे हैं। सब्जियां बनानी हैं तो उसकी क्वांटिटी पर भी ध्यान देखना है, क्योंकि कमाई तो है नहीं। तो उस हिसाब से कि अपने बजट ना बिगड़े, इस वजह से बहुत ही सोच समझ कर सब्जियां लेनी पड़ रही हैं। क्वांटिटी कम हो गई है। इससे क्या है, हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू पे तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है और जेब पर भी बहुत भारी पड़ा है। मौसम के हिसाब से महंगा हो गया है। मटर 140 रुपये किलो, आलू 30 रुपये किलो, प्याज का रेट नॉर्मल है 20 रुपये किलो। अच्छा, और किन सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं? और सब वही सब है, भिंडी, तोरी, सब ये सब बजट में है। बाकी टमाटर 60 रुपये 70 रुपये किलो बिक रहे हैं। कारण ये सब बारिश के मौसम से होता है, कुछ पता नहीं है। ये बरसात जब तक रहेगा ऐसी रहेगा। कोरोना की वजह से हर वार्ड में निगम पार्षद वो सारे जतन कर रहे हैं जिससे इसके संक्रमण की रफ्तार को तोड़ा जा सके। इसी को देखते हुए विश्वासनगर मार्केट की 60 फुटा रोड पर पूर्व मेयर अंजू कमलकांत ने दुकानदारों को हरे और नीले रंग के डस्टबिन बांटे हैं। ये डस्टबिन निगम फंड से दिए गए हैं। लगभग 2000 दुकानें यहाँ पर हैं। वहीं अपनी तरफ से यहाँ पर अंजू कमलकांत ने फेस शील्ड और मास्क भी बांटे हैं। कोरोना के लेकर सब जतन निगम कर रही है। इस दौरान तमाम कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। आज विश्वासनगर 60 फुटा रोड पर हमारे दुकानदार भाइयों के लिए हमने एक डस्टबिन हरा और नीला और एक फेस मास्क और एक फेस शील्ड वितरण का कार्यक्रम हमने रखा हुआ है, ताकि हमारे दुकानदार भाई कूड़ा इधर उधर ना फेंक कर इस डस्टबिन में फेंकें और कोरोना संक्रमण से बचने के लिए उनको फेस मास्क और जो शील्ड दी गई है वो अपना उनको पहनकर बचाव कर सकें कोरोना संक्रमण से। क्योंकि हम अपनी विश्वासनगर की जनता की चिंता करते हैं और ये कार्यक्रम हम कई दिनों से लगातार निरंतर कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से निरंतर करते रहेंगे। 2000 के करीब दुकानें हैं और सभी को, हर दुकानदार को हम लोग ग्रीन और ब्लू, गीले कूड़े के लिए अलग और ग्रीन और ब्लू, सूखे कूड़े के लिए ब्लू कलर का डस्टबिन हम दे रहे हैं। और उसके साथ में एक फेस शील्ड जो उनको उन दुकानदार के पास में जो भी ग्राहक आएगा उसको उससे कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए एक फेस शील्ड है। और वो क्योंकि वो अपने घर से बाहर है उसके लिए एक फेस मास्क है, तो कहीं उसका कांटेक्ट कोरोना के संक्रमण से ना हो जाए उससे बचाने के लिए ये दोनों चीज़ें दी जा रही हैं। मैडम जी तो हमारी सेफ्टी के लिए करें, इन्होंने दिया है, तो ये कूड़ा भी इसमें हम डालेंगे, सूखी गाड़ी आएगी उसमें डाल देंगे, इसलिए ये दिया गया है इन्होंने। डस्टबिन तो बांटे जा रहे हैं और साथ में निगम पार्षद द्वारा हमको बताया भी जा रहा है कि नीला डस्टबिन और हरा डस्टबिन किस एक में गीला कूड़ा डालना है, एक में सूखा कूड़ा डालना है, दोनों कूड़ों के लिए बाल्टी दी जा रही है। सरकारी स्कूल की वोकेशनल स्टडीज़ के बच्चों को मार्केट में किताबें नहीं मिल रही हैं। इसको देखते हुए शिक्षा निदेशालय ने अपनी सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को निर्देश दिया है कि सभी ई बुक को डाउनलोड कर उसकी कॉपी निकाल कर स्टूडेंट्स को बांटी जाएं। किताबों को लेकर प्रताप पब्लिशर्स का कहना है कि किताबों का स्टॉक बहुत है पर खरीदने वाले नहीं। हालांकि कुछ सरकारी किताबें जो सरकार द्वारा छपती हैं हो सकता है उसकी कमी हो, लेकिन हर बुक सेलर पर बहुत किताबें हैं। स्कूलों के बंद होने से भी लोग किताबों की कम खरीदारी कर रहे हैं। नहीं, किताबें सभी तरह की उपलब्ध हैं। किताबों की किसी तरह से बाज़ार में कोई कमी नहीं है। सरकारी स्कूल की कुछ प्राइमरी किताबें हो सकता है वो अवेलेबल ना, क्योंकि वो लोग खुद ही स्कूलों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
अदरवाइज पब्लिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय और किसी भी तरह की किताबें NCERT की और प्राइवेट पब्लिशरों की सभी तरह की किताबें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, कभी भी कहीं से भी खरीद सकते हैं। सबके पास माल जा रहा है और सबके पास स्टॉक हैं। हमारे पास ओवर स्टॉकिंग है, इस समय स्टॉक ज़्यादा है, ग्राहक नहीं है। हम तो ग्राहक की वेट कर रहे हैं कि आके किताबें खरीदे, अदरवाइज स्टॉक की किसी तरह की कोई कमी कहीं भी नहीं है। काम तो मंदा था, पेरेंट इंटरेस्टेड नहीं है, केवल वो 2-3 किताबें ले जाते हैं, बाकी छोड़ जाते हैं कि जब स्कूल खुलेगा तब लेंगे। कॉपी स्कूल की नहीं लेते, एक आध रफ काम की पुरानी कॉपी है उससे काम चला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग के पास स्टॉक बहुत बच रहा है। लेकिन कोई ये कहे कि किताबों की उपलब्धता नहीं है तो वो बिल्कुल गलत है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट रजिस्ट्रार जनरल ने सभी जिला जज को फिजिकल सुनवाई के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संख्या बढ़ाने को लेकर सुझाव दिया है। इस मसले पर हमने जाकर कड़कड़डूमा कोर्ट के वकीलों से बात की तो उन्होंने कहा कि इस समय ऑनलाइन सुझाव ज़्यादा हो रहे हैं, ऑफलाइन सुनवाई नहीं हो रही है। लगभग 70 मजिस्ट्रेट जज कोर्ट में ऑलरेडी हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती है। वकीलों ने कहा कि कोर्ट बड़ा है और कोर्ट बड़ा है, लोगों को कोर्ट में आना चाहिए जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग अच्छे से की जा सकती है। नेटवर्क ना आने की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाती है, सुनवाई फिलहाल टल जाती है। फिलहाल कोर्ट के पास पर्याप्त जज हैं और हम यही चाहते हैं कि ऐसा नियम बनाया जाए जिससे जज आ सकें और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सुनवाई हो सके, क्योंकि ऑनलाइन में परेशानियां आती हैं। कड़कड़डूमा में फिजिकल तो कोई नहीं बैठ रहा, या तो जो आते हैं वो चैम्बर में बैठते हैं अपने, और सारा काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, फिजिकल अपीयरेंस कोई नहीं हो रही। सारे मुकदमे में स्थिति सेम चल रही है, सिर्फ जो बेल मैटर, अर्जेंट मैटर्स की सुनवाई हो रही है, और जो आगे पुरानी पेंडिंग मैटर हैं उन सब में 1-2 महीने की डेट, 2 महीने की डेट लग रही है, ऑटोमेटिक डेट लग रही है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही किसी में। नहीं, कोर्ट जब जजेज ही नहीं बैठ रहे हैं तो कोर्ट के बाद भीड़ों का संभावना सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, जबकि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम भी चाहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस हो कोर्ट में, जज साहब सामने बैठे, जो वकील पेश हो, और हमने रिक्वेस्ट भी करी है हाई कोर्ट को भी कि जी फिजिकल अपने वकील पेश हो, क्लाइंट मानना पेश हो, ताकि भीड़ न बढ़े। वकील 1-2 करके पेश होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो हमने रिक्वेस्ट करी हाई कोर्ट से, हमारी हाई कोर्ट कितनी बात मानती है, ये लेटर लिखा है इस बाबत हमने। बिल्कुल वकील सारे परेशान हो चुके हैं इस टाइम, आज 5वां महीना चलने आ रहा है, सारे वकील हैंड टू माउथ हो गए हैं। हम बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कोर्ट से, जजिस से, हाई कोर्ट जजिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई एक बार फिजिकल फाइलिंग खोल दें, अब एडवोकेट पेश हो। हमें पता है कि महामारी का टाइम है, एडवोकेट्स पेश हो जाए ताकि सबको राहत में, क्लाइंट आएगा चैम्बर में आए, ये अपने घर से काम करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस से बहुत दिक्कत हो रही है। जहाँ तक फिजिकल अपीयरेंस की बात है, फिजिकल कोर्ट की बात है, ये हमें धीरे धीरे इस और अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स हैं वो अपनी बात को उतना अच्छे ढंग से नहीं रख पाते हैं, इसलिए वकील अपनी ड्यूटी को अपनी तरफ से तो ईमानदारी से निभा रहे हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी और जज के सामने जो आर्गूमेंट होती है उसमें एक खलनायक के तौर पे जो इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है वो देखने को मिल रही है। अभी तक जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि 31 जुलाई तक फिजिकल हियरिंग कोर्ट के अंदर नहीं होगी, जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उच्च न्यायालय के अंतर्गत। लेकिन आज 31 जुलाई के बाद अगर माननीय उच्च न्यायालय को मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि कम से कम वो फिजिकल कोर्ट में जो अपीयरिंग है उनकी शुरुआत अब करा दें। पूर्व दिल्ली के न्यू लायलपुर के लवली पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टॉपर्स आए बच्चों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चे अपने टीचर्स, पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि अचीवमेंट के लिए उनको सबसे ज़्यादा योगदान कहां से मिला, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई, अपने टीचर, अपने पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट का योगदान बताया है। आज हमें स्कूल में फेलिसिटेट करने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि हमारी 10th बोर्ड की परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। वी हैव सिक्योर्ड रैंक्स इन आवर स्कूल एंड वी हैव ब्रॉट लॉरल्स टू आवर स्कूल, एंड इसका सारा का सारा क्रेडिट हमारे स्कूल के स्टाफ को, हमारी टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने इस पूरी जर्नी में हमारा बहुत साथ दिया है। हमें एक अच्छा इंसान बनाया, हमें लाइफ स्किल्स भी दिए, एजुकेशन भी दिया और इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ खड़े हैं। I scored 499 out of 500 in humanities in class 12th.
So first of all, I want to thank to Almighty, to the God for their blessings, for their support, and for always helping me in my problems in every situation. Besides this, I want to thank to the management. I want to thank to my parents, especially my mother, who act as a strength to me, my guardians, my other mentors, my classmates, my friends. कोरोना काल में बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जिससे आंखों पर काफ़ी असर पड़ता है। एचआरडी मंत्रालय ने बच्चों की स्क्रीनिंग कम करने के लिए डिजिटल एजुकेशन की गाइडलाइन जारी की है। डीओई ने निर्देश दिया है, एनसीईआरटी ने टाइम तय किया है। सभी स्कूलों को इसको लेकर निर्देश भी दे दिए गए हैं। प्री प्राइमरी के लिए क्लास का समय 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। पेरेंट्स का इस पर कहना है कि अच्छा कदम है और इससे बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो जाएगी। अब क्या होगा, बच्चा अगर स्कूल में घर पे क्लास नहीं ले पा रहा, डिजिटल क्लास जो लाइन चालू हो जाएगी उससे ये बेनिफिट मिल जाएगा, तो हमें लिंक मिल जाएगा और बच्चा आगे पढ़ लेगा और उसको दोबारा रिवीजन कराने के लिए हमें बेनिफिट रहेगा। और इसमें बच्चों को मेरे को लगता है अच्छा रहेगा और माँ बाप के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि जो लिंक से हम लोग कभी जैसे बच्चा भूल रहा है उस लिंक को दोबारा चालू कर बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बहुत अच्छा रहेगा और अच्छा बेनिफिट रहेगा स्कूल के बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी रहेगा। क्लास चलने का फ़ायदा ये है कि अगर पेरेंट्स कोई काम में व्यस्त हैं या अदरवाइज़ कोई आ गया घर पे या कोई अर्जेंट ऐसा काम है जो क्लास अटेंड है, तो डिजिटल में ये थोड़ा फ़ायदा है कि पेरेंट्स कभी भी ओपन उसे किया और बच्चों को क्लास करा दिया। बच्चे कभी शरारती बैठे हैं नहीं बैठे तो वो कभी भी बच्चे देख भी सकते हैं, रिवीजन अपना उसी पे उन लोग का क्लास मिस नहीं होता। पता चलता है कि हाँ मैं उस समय अगर नहीं बच्चा बैठा क्लास में तो बाद में तो रिवाइज कर लिया उस चीज़ को। तो काफ़ी तो मुझे ये डिजिटल वाला काफ़ी बेटर लगता है। इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा हमें। जैसे हम कभी अपना फ़ोन घर पे नहीं होता, कभी बच्चा घर पे नहीं, मतलब फ़ोन नहीं ले जाते, बच्चे को नहीं देते फ़ोन, तो इससे हमें लिंक होगा तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को कहीं पे भी कर ले। और जैसे नेट नहीं आता कई बार तो बहुत ज़्यादा इससे बच्चे को दिक्कत हो जाती है और हमारे जैसे पेपर भी चलते हैं बच्चों के तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इससे बच्चों को ये बेनिफिट मिलेगा कि हम जैसे हमारी बच्चों की क्लास छूट जाती है तो उससे हम दोबारा उसको प्रोवाइड करवा पाएंगे। मतलब बच्चों को बोलेंगे कि ये अगर ये छूट गया है हमारा तो हम उससे दोबारा मतलब उससे पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन शिक्षण में बहुत फ़र्क है। ऑनलाइन क्लास में बच्चा और टीचर एक साथ पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में यह 50% से कम ऐसे बच्चे हैं जो इस क्लास को ले पा रहे हैं और वह भी ठीक से ले पा रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं यह भी मुश्किल है। इसलिए डिजिटल एजुकेशन पर सरकार का ज़्यादा जोर है और उसके माध्यम से बच्चा जिसके पास एट ए टाइम फ़ोन अवेलेबल नहीं है वह जब उसके पास समय हो तब वह इस तरह का शिक्षण ले सकता है। तो लिंक प्रतिदिन उसके पास आ जाते हैं। उस लिंक के माध्यम से जब समय है तब वह लिंक को क्लिक करे